नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के पतन की बात करेंगे जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। दिल्ली सल्तनत के अंतिम 112 वर्ष सच मानिए बेहद नाटकीय और उथल-पुथल से भरे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की गहराई से समझते हैं कि आखिर इस विशाल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जो किसी भी इतिहास प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दे। वो ये कि 300 सालों तक हर आंधी को झेलने वाला साम्राज्य महज एक युद्ध में कैसे ढह गया। खैर, सच्चाई ये है कि पतन की नींव पानीपत के उस आखिरी प्रहार से बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। साम्राज्य की दीवारें अगर गहराई से देखें तो अंदर से ही खोखली होने लगी थीं। इस सफर को अच्छी तरह समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे कमजोर सैयद वंश से, फिर देखेंगे लोधी वंश का उदय, उसके बाद पानीपत का ऐतिहासिक पतन, प्रशासन और कर व्यवस्था, और अंत में जानेंगे वास्तुकला की शानदार विरासत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कमजोर सैयद वंश की, जो कि एक सिमटते हुए साम्राज्य की कहानी है। याद कीजिए 1398 का वो दौर जब तैमूर के भयानक आक्रमण ने दिल्ली को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था और सुल्तान भाग खड़े हुए थे। लौटते वक्त तैमूर खिज्र खान को अपना सूबेदार नियुक्त कर गया और फिर 1414 में इसी खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा करके सैयद वंश की शुरुआत की। 1421 आते आते मुबारक शाह सत्ता में आया और उसने सुल्तान की उपाधि ली। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ 1451 में आता है, जब अंतिम शासक आलम शाह बिना लड़े ही, जी हाँ बिल्कुल बिना लड़े, बदायूं रिटायर हो गया। मतलब ये शासक सच्चे सम्राट कम और क्षेत्रीय सूबेदार ज्यादा लगते थे। असल में सैयद काल एक बेहद नाजुक दौर था। शुरुआत में ये शासक केवल तैमूरियों के वाइसरॉय की तरह काम करते थे। इनके पास पूरी संप्रभुता थी ही नहीं। साम्राज्य लगातार क्षेत्रीय विद्रोहों के कारण सिकुड़कर सिर्फ एक छोटे से राज्य में बदल गया था। दरबार का हाल तो और भी बुरा था, जहां वजीरों की साजिशें हावी थीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुबारक शाह की उसी के वजीर द्वारा हत्या थी, और रही सही कसर अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने पूरी कर दी, जो इतना अयोग्य था कि अपने ही वजीर से डरकर उसने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी। इसके बाद उदय होता है लोधी वंश का, जो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगान राजवंश था। लोधी शासकों का यह सफर दिल्ली सल्तनत की खोई हुई ताकत को वापस लाने का एक गंभीर प्रयास था। 1451 में बहलोल लोधी ने सत्ता संभाली और बिखरते साम्राज्य में थोड़ी स्थिरता कायम की। 1489 में सबसे काबिल प्रशासक सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। फिर 1504 में एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम उठाया गया, आगरा शहर की स्थापना। लेकिन 1517 में जैसे ही इब्राहिम लोधी सत्ता में आया, आंतरिक कलह शुरू हो गई, जिसने अंततः इस पूरे अफगान साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ शासन करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ बहलोल लोधी था, जिसने एक अफगान कबीलाई व्यवस्था चलाई। वो ऊंचे सिंहासन पर नहीं, बल्कि अपने अमीरों और मंत्रियों के साथ जमीन पर कालीन बिछाकर बैठता था। इससे सत्ता साझा होती थी और वफादारी बनी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी ने तानाशाही राजशाही अपनाई। उसने ऊंचे सिंहासन को वापस लागू किया और पूर्ण समर्पण की मांग की। बस इसी तानाशाही रवैये ने अनुभवी मंत्रियों को नाराज कर दिया और फिर चारों ओर विद्रोह भड़क उठे। 1504 इस वर्ष पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। यही वो साल है जब सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। सत्ता के केंद्र को दिल्ली से आगरा ले जाने का मुख्य कारण बस एक था: पूर्वी राजस्थान, मालवा और गुजरात के व्यापारिक और सैन्य रास्तों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना। अगर सिकंदर लोधी की प्रशासनिक प्रतिभा की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण था गज़े सिकंदरी। ये भूमि मापने का एक बहुत ही प्रमाणिक पैमाना था। अब आप सोचिए, ये व्यवस्था इतनी सटीक और उपयोगी थी कि सल्तनत के पतन के बाद मुगल काल में भी इसका लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा। इससे कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ी मदद मिली। देखा जाए तो सिकंदर लोधी का शासनकाल जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उसने आगरा बसाया, जरूरी चीजों को काफी सस्ता किया, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, और हाँ, गुलरुखी के नाम से कविताएं भी लिखीं। उसने हिंदुओं को प्रशासन में भी जगह दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका धार्मिक दृष्टिकोण बेहद रूढ़िवादी था। उसने कई मंदिर तोड़वाए, जजिया कर फिर से लागू कर दिया और महिलाओं के सूफी संतों की मजार पर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी।
कुल मिलाकर ये एक ऐसा शासन था जिसमें सांस्कृतिक विकास और सख्त धार्मिक नीतियां एक साथ चल रही थीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, साम्राज्य का पतन, पानीपत का युद्ध और मुगलों का आगमन। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे साम्राज्य की अंदरूनी दरारों ने ही विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा करने का खुला निमंत्रण दिया। सल्तनत बाहर से नहीं हारी थी, बल्कि अंदर से टूट चुकी थी। देखिए, पहला कदम, इब्राहिम लोदी के अहंकार ने उसके अपने ही गवर्नरों को दुश्मन बना दिया। दूसरा कदम, खतौली के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने लोदी को करारी शिकस्त दी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। तीसरा कदम, हालात इतने बिगड़ गए कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम के अपने ही चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और फिर अंततः बाबर अपनी अत्याधुनिक तोपों के साथ इस अंतिम लड़ाई के लिए आ पहुंचा। 21 अप्रैल 1526 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो तारीख है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य और सत्ता का पूरा ढांचा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर की रणनीति बेजोड़ थी। उसने तुलुगमा युद्ध नीति और तोपों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि क्या कहने। अली और मुस्तफ़ा जैसे तोपचियों ने मैदान में तबाही मचा दी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान बना जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। बस यहीं से सल्तनत का अंत हो गया। आइए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं प्रशासन और कर व्यवस्था की, यानी उस ढांचे की जिसने इस राज्य को टिकाए रखा था। अगर हम समझने की कोशिश करें कि इतने बड़े मध्यकालीन राज्य को 300 सालों तक कैसे चलाया गया, तो इसकी नौकरशाही काफी सुसंगठित और आज के हिसाब से आधुनिक लगती है। जैसे नायब ए मुमालिकात सुल्तान की गैर मौजूदगी में राजकाज देखता था, मानो कोई उप प्रधानमंत्री हो। दीवान ए अर्ज जो था वो पूरा सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत को आप आज के विदेश मंत्रालय की तरह समझ सकते हैं। दीवाने अमीर कोही का काम कृषि सुधार और जमीन को खेती योग्य बनाना था, और दीवाने खैरात कल्याण और दान का विभाग था जिसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। अब सवाल है कि साम्राज्य की सेनाओं और विशाल निर्माण कार्यों का खर्च आखिर आता कहाँ से था? इसका जवाब एक बेहद सख्त आर्थिक प्रणाली में छिपा है। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जबकि उश्र मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा होता था। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। वहीं ज़कात के रूप में संपन्न मुस्लिमों से उनकी आय का 2.5% धार्मिक दान के लिए लिया जाता था। और हर बेशर्ब सभी किसानों पर लगने वाला सिंचाई कर था। सच कहें तो ये अर्थव्यवस्था को चलाने का एक बहुत ही कठोर लेकिन व्यवस्थित तंत्र था। हमारा आखिरी पड़ाव है वास्तुकला की वो शानदार विरासत और सुल्तानों की वो अमिट छाप जो आज भी मौजूद है। सुल्तान आते हैं और चले जाते हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे रह जाते हैं वो पत्थर जो चीख चीख कर इतिहास बयान करते हैं। ये इमारतें दिखाती हैं कि 300 सालों में वास्तुकला में कितना विकास हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों के अवशेषों से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। फिर है प्रसिद्ध कुतुब मीनार, जिसे ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया और बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट और अलाई दरवाज़ा बनवाया, जहां हमें पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल देखने को मिला। और लोदी काल तक आते आते तो तकनीक में बड़ा बदलाव आ गया। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद यानी डबल डोम का इस्तेमाल किया गया। इसी काल की मोट की मस्जिद भी अपने आप में बेजोड़ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद सवाल वही आकर टिकता है कि इतने भव्य साम्राज्य का अंत हुआ ही क्यों? दरअसल इसके पीछे कुछ बुनियादी खामियां थीं। सबसे बड़ी बात, उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ही नहीं था। जिसके हाथ में तलवार उसी का राज। पूरी व्यवस्था एक तानाशाह सुल्तान के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करती थी। साम्राज्य इतना विशाल था कि उस जमाने के कमजोर संचार माध्यमों से दूर दराज के क्षेत्रों को संभालना लगभग नामुमकिन था।
और सबसे अहम बात, इस शासन में आम जनता की सहमति या उनका स्वेच्छा से दिया गया सहयोग बिल्कुल नहीं था। और हम सब जानते हैं कि महज बल प्रयोग पर चलने वाला राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। क्या दिल्ली सल्तनत का पतन सचमुच पानीपत के मैदान में हो गया था, या फिर उसकी प्रशासनिक नीतियां, कर व्यवस्था और वास्तुकला का वही डीएनए आगे चलकर मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव में बदल गया? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक साम्राज्य के खंडहर ही अक्सर आने वाले युग के लिए एक नया रास्ता तैयार कर देते हैं। इस दिलचस्प विषय पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।